अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो पाकिस्तानी रुपये की जो डेप्रिसिएशन है या जो रुपए की गिरावट है उसके दौरान आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इस हवाले से मैं बात करूंगा कि वो कौन से ऐसे बेहतरीन 5 स्टॉक्स हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स कहलाते हैं। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तानी रुपये की डेप्रिसिएशन भी अगर होती है तो उसको बहुत हद तक ये कवर कर रही होती है। और ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चूँकि ये कंपनीज जो अपनी एक्सपोर्ट्स कर रही होती हैं उसकी बेस पे जो इनकी अर्निंग्स होती हैं वो डॉलर्स में या फॉरेन करेंसी में होती हैं। तो जो इन्फ्लेशन है या जो पाकिस्तानी करेंसी की जो डेप्रिसिएशन है या डाउनफॉल है उसको बहुत हद तक ये मिटिगेट कर रही होती हैं एंड एज अ रिज़ल्ट इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और उसकी बेसिस पे जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। सबसे पहले थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि रुपी डेप्रिसिएशन के दौरान कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सरमायाकारी की जाए। तो बेसिकली आपका जो होमवर्क है या जो अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट के हवाले से उसमें डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से एज़ यू नो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में 600 प्लस कंपनीज़ हैं जो कि इस वक्त लिस्टेड हैं और जिनकी ट्रेडिंग हो रही है। और ये कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स में होती हैं और हर सेक्टर्स की अपनी डायनामिक्स होती हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका रॉ मटेरियल और जो उनकी प्रोडक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं ऐसे ऐसी चीज़ों के ऊपर या ऐसी रॉ मटेरियल के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर कि जो उनको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ऑयल प्राइसेस को की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। जब ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो ऐसे सेक्टर्स बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्टेड ऑयल फॉर द प्रोडक्शन, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाती है और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और कंसिक्वेंटली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। इसी तरह कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जब कोल प्राइसेस बढ़ती हैं या कम होती हैं तो उसका उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं कि जो इंटरनेशनली जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं या जो दीगर रॉ मटेरियल्स हैं या कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस की बेस पे वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। तो आपने रुपी डेप्रिसिएशन के हवाले से ये देखना है कि वो सेक्टर्स आप सेलेक्ट करें कि जिनमें एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों यानी कि जिनका बरामदाती हजम ज़्यादा हो। इसकी वजह ये है कि अगर कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा बेच भेज रहा है या बेच रहा है तो उसका नतीजा ये होगा कि उसको जो अर्निंग्स होंगी वो फॉरेन करेंसी में या डॉलर्स में होंगी। और अगर कोई कंपनी डॉलर्स के अंदर अपनी अर्निंग्स ले रही है तो पोटेंशियली जो भी रुपी डिप्रिसिएशन है या पाकिस्तानी जो मईशत है उसके जो नेगेटिविटीज़ हैं उनका इम्पैक्ट ऐसी कंपनीज़ के ऊपर कम से कम होगा। और जब डॉलर्स के अंदर या फॉरेन करेंसी के अंदर वो अर्निंग्स ले रही होंगी तो उसकी वजह से ये होगा कि उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी जो वैल्यू है या जो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी बल्कि उसमें पॉजिटिविटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आपने देखनी है कि आपने ऐसे सेक्टर्स को देखना है और ऐसे स्टॉक्स को देखना है कि जिनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो बैरूनी इंपोर्ट्स पे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मुनहसर ना हो। इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपने ये देखना है कि आप किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स ले रहे हैं या किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जो प्रोडक्ट्स बना रही है या वो जो कंपनीज जो कुछ सेल कर रही हैं या जो उनका मेन बिजनेस है वो क्या है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना क्योंकि जस्ट ब्लाइंड आई के साथ आप किसी भी स्टॉक को जस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर आप ख़रीद लेते हैं तो कंसिक्वेंसेस आपको फिर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेक्टर या जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसके जो एक्चुअल बिजनेस है यानी कि जो रियल उनका बिजनेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और जो रॉ मटेरियल या उनकी जो भी प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी एसेसरीज़ या जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी वो बाहर से आ रही हैं तो सॉरी तो इमीडिएटली यू कैन इमेजिन और अंडरस्टैंड कि ऐसी कंपनीज़ को जब रुपये की डेप्रिसिएशन हो रही है या जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसकी एक बहुत बड़ी हिट पड़ने वाली है। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट सच कंपनीज। फिर आपने देखना है कि आपने ऐसे सेक्टर्स या ऐसी कंपनीज को या स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़
उससे वो फ़ायदा उठा रहे हो। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं उनके वो टैक्स एग्जेम्प्ट हैं टिल 2025 और पोटेंशियली उसके बाद भी चांसेस हैं कि ये टैक्स एग्जेम्पशन उनके लिए रहेगी। तो आईटी एक्सपोर्ट्स अगर टैक्स एग्जेम्प्ट हैं तो इट मीन्स कि आईटी कंपनीज जो कि पाकिस्तान के अंदर से जो भी आईटी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बाहर बेच रही हैं तो उनको जो उसके ऊपर अर्निंग्स मिल रही हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, उस वो टैक्स से मुबर्रा है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनीज जो भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, सर्विसेज बेच रही हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह कुछ और सेक्टर्स हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स ऑन एंड ऑफ टेक्सटाइल पॉलिसीज़ या फिर रिफाइनरी पॉलिसीज़ या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, सेक्टर्स के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ देती रहती है। तो आपकी इन पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र होनी चाहिए कि उस पॉलिसीज़ में क्या इंसेंटिव्स दिए गए हैं, क्या कोई टैक्स की छूट दी गई है, या दीगर किसी किसी भी तरीके से अगर उस पॉलिसी का उस स्पेसिफिक सेक्टर या उस सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है तो आपको उसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझकर उसको गेन करना चाहिए। अब जब हमने ये देख लिया कि रुपीज़ डेप्रिसिएशन के दौरान किस तरह आपने सेक्टर्स या स्टॉक्स के अंदर अपनी रिसर्च करनी है और उसकी बेस पे अपने फ़ायदा उठाना है, तो अब हम 5 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे कि जो हमारे इन फार्मूलाज के ऊपर पूरे उतरते हैं और ये ऐसी कंपनीज हैं कि जिनके शेयर्स पोटेंशियली आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, नो मैटर हाउ कंट्रीज करेंसी बिहेव्स। यानी कि रुपी अगर डिप्रिशिएट भी होता है, ऑफ कोर्स अगर मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता इम्पैक्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी पे होता है, ओवरऑल जितनी भी कंपनीज हैं दे गेट इम्पैक्टेड। बट इन जनरल अगर रुपी की डिप्रिसिएशन हो भी रही होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट है इन जनरल अगर देखा जाए तो वो 11%, 10% या इसके आसपास होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपया है इस वक्त, तो अगर 10% के हिसाब से रुपया डिप्रिशिएट होता है या इन्फ्लेशन 10% के हिसाब से है, तो एक साल के बाद उस 100 रुपये की वैल्यू 90 रुपये या 89 रुपये बाकी रह जाएगी। यानी कि आपकी जो उस एक 100 रुपये से जो आप जितनी चीज़ें ख़रीद सकते थे, कुव्वत ख़रीद जो आपकी थी, वो 10% के हिसाब से कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आप सिर्फ उतना ही अर्न कर रहे हैं जो कि हार्डली उस इन्फ्लेशन को या उस रुपये की डिप्रिसिएशन को मिटिगेट कर सकता है या उससे भी कम आप अर्न कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि एक्चुअली आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ जो इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको कॉम्पेंसेट करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो ये 5 स्टॉक्स जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, ये इस लिहाज से बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिनको अगर आप फर्दर रिसर्च करके उनका फर्दर एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो पोटेंशली आप बेहतर तौर पे इन लॉन्ग रन उनसे बेनिफिट या उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो पहला शेयर इस कैटेगरी के लिहाज से मैं सेलेक्ट करके लाया हुआ है इंटरलूप लिमिटेड, ILP, और ये टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर है। तो टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का एक ऐसा सेक्टर है कि जिसकी बरामदात पिछले कई सालों से मुसलसल बहुत अच्छी जा रही हैं, और ये ऐसा सेक्टर है कि जो एक काइंड ऑफ सदाबहार सेक्टर कहलाता है, क्योंकि टेक्सटाइल की जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मांग है वर्ल्ड वाइड वो बढ़ती ही जा रही है। और पिछले कुछ अरसे से अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट सतह पे भी और गवर्नमेंट के अलावा इंटरनेशनल लेवल की भी अगर रिपोर्ट्स देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंटरलूप प्राइवेट लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इसकी जो करंट प्राइस है वो पब नॉट प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, आई एम सॉरी। तो इसकी जो प्राइस है वो 73.97 है एज ऑफ नाउ, और इसकी 52 वीक्स की अगर रेंज की बात की जाए तो 60 से लेके 84.45। तो इट मीन्स कि अभी जो इसकी प्राइस है वो ऑलमोस्ट इसके मिड पे है जो इसका 52 वीक्स का लो रहा है उसके। तो इट कीपिंग इन माइंड के फ्लैक्चुएशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, रादर द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटजी और कंपनीज जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो उस लिहाज से फिर इसकी जो प्राइस वो इतनी ज़्यादा फिर मैटर नहीं करती कि इस वक्त कहाँ पे है, क्योंकि मोस्टली अगर आप इस तरह के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको एज एटलीस्ट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहिए। दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर डेली ट्रेडिंग और इवन फॉर द स्विंग ट्रेडिंग।
इंटरलूप की अगर बात की जाए तो फिस्कल ईयर जो 2021 था उसमें जो इसकी एक्सपोर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो 332 मिलियंस हैं, विच इज़ ह्यूज। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की कंपनी जो कि प्योरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो फ्यूचर पोटेंशियल उसके अंदर जो गेन्स हैं या उसकी बेस पे आपकी जो पोर्टफोलियो के अंदर जो वर्थ बनती है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है। और ये कंपनी अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 66.5 बिलियन रुपीस इस मार्केट कैपिटल ऑफ दिस कंपनी। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ एक बेहतरीन जो इनके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है। यानी कि कंपनी, कोई भी कंपनी जिसमें अगर इतना अच्छा उसका कैपिटल है तो इट मीन्स कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं या कंपनी जिन जिन फुट्स पे खड़ी है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसके सेल्स ईयर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात की जाए 2020 से 2021 की, तो 51.40%। तो ये एक बहुत बड़ी गेन कंसीडर की जाएगी। तो इसके लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या रीजंस हैं, उसके लिए आपको फर्दर इसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें डिटेल में लिखा होगा कि इनकी जो ग्रोथ है 2020 से 2021 में वो इतनी ज़्यादा क्यों हुई है। और साथ में अगर आप इससे पीछे का भी डेटा देख लें 19 से लेके 20 या 18 से 19, तो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया कि इसकी जो ग्रोथ्स हैं, जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है या कोई सडन स्पाइक्स हैं। अगर क्वार्टरली बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर से लेके 2022 के सेकंड क्वार्टर तक जो इसकी सेल्स हैं वो 3.56% ग्रो हुई। तो दैट्स अ गुड थिंग कि इन एनी केस इनकी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। तो कोई भी कंपनी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी भी हो और उसकी सेल्स भी बढ़ रही हों और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो, यानी कि इनका अगर 2021 फोर्थ क्वार्टर तक का देखें तो 11.45%। सो एक अच्छा प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, लेस देन ग्रेटर देन 10%। सो ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी। मैंने इसकी बहुत सारी और जो डिटेल्स हैं फंडामेंटल्स के हवाले से और रेशोज़ के हवाले से वो इस वीडियो में कवर नहीं की, बट जस्ट चूँकि फोकस इसका इस वीडियो का एक्सपोर्ट्स के हवाले से इस जो भी शेयर्स हैं उनकी सिलेक्शन और उनके जो चीदा चीदा नुकात हैं उनके ऊपर डिस्कस करना है, इसलिए मैं इस यहीं तक इसकी बात करूँगा। मज़ीद इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो आप इसकी जो रिपोर्ट्स हैं और इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है ये भी टेक्सटाइल सेक्टर में से है, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, GATM। और ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी कंसीडर की जाती है फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर। और इसकी जो इस करंट प्राइस है शेयर की वो 46.18 है। और 52 वीक्स की रेंज बात की जाए तो 41 से 60 तक। और ये कंपनी ऐसी है कि जो अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। तो इसमें अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें फिजिकल ईयर 2021 की, तो इसमें 284 मिलियंस, सो अगेन दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, $284 मिलियन की एक्सपोर्ट्स अगर एक कंपनी कर रही है तो इट मीन्स के डॉलर टर्म्स के अंदर वो कंपनी बहुत अच्छा अर्न कर रही है। और मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो इसका मार्केट कैपिटल 28.5 बिलियन है। ऑफ कोर्स ये जो इसका कैपिटल है ये जो हमने पिछली कंपनी देखी थी ILP उससे तो खातर खात कम है, लेकिन स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी होती है शॉर्ट लिस्टिंग की, तो वो ये होती है कि एटलीस्ट 5 बिलियन कैपिटल होना चाहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 28.5 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और इसकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए अगर ईयर ऑन ईयर 2020 से 2021, तो इट्स 60.22%, विच इज़ मोर देन इवन ILP की अगर आप देखें तो वो था 51.40% और ये 60.22% है। सो इट मीन्स के इस कंपनी ने भी 2020 से 21 तक जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छी सेल्स की हैं। लेकिन एक चीज़ देखने की है कि इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर तक जो सेल्स ग्रोथ हैं 2022 की वो माइनस में है, -7.28। सो इसकी क्या रीज़न है, इसको आई थिंक इसके लिए फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है। और इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं, इसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह हैं या क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, उनमें डेफिनेटली इसको आप अगर आपको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसकी जो रीजनिंग है या इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। बट इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज कंपनी इन जनरल क्वार्टरली बेसिस पे नहीं, लेकिन एनुअल बेसिस पे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी एक्सपोर्ट्स कर रही है और जिस तरह की प्रोडक्ट्स कोई कंपनी बेच रही है, अगर उन प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में मांग बढ़ती जा रही है, तो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड गुड। और जस्ट बिकॉज ऑफ वन वैल्यू यू कैन नॉट जस्ट अंडरमाइन सच कंपनीज।
और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए अप टू 2021 फोर्थ क्वार्टर, तो ये 5.94 है। तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपेयर टू आईएलपी काफ़ी कम है, बट स्टिल दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर। जो तीसरी कंपनी है इंटरेस्टिंगली ये भी टेक्सटाइल सेक्टर से है। तो जो मैंने टोटल 5 कंपनीज सेलेक्ट की हैं उसमें से 3 कंपनीज टेक्सटाइल सेक्टर में से और 2 कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में से। तो तीसरी ये जो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से है वो निशात चूनिया लिमिटेड। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज फ्रॉम माय पोर्टफोलियो। और मेरी कोशिश होती है कि जब कभी भी मैं अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट करूँ तो इस कंपनी को ज़रूर एनालाइज करूँ, और अगर ये मेरे जो भी रिसर्च है या जो मेरे एनालिसिस है, जो मेरा फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरा उतर रही है, तो मैं इसको हमेशा लेता हूँ। इसकी वजह ये है कि इस कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, और निशात ग्रुप की कंपनीज इन जनरल, निशात मिल्स और निशात चूनिया दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। और इस कंपनी की अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक्सपोर्ट्स 170 मिलियन डॉलर्स की हैं, जो कि बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो करंट प्राइस है वो 53.89 है। ये कंपनी बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी देती है, इसलिए इसकी जो प्राइस है वो भी बेस्ड ऑन डिविडेंड अच्छा खासा बढ़ती रहती है, ख़ासतौर पे जब डिविडेंड अनाउंसमेंट के करीब हो या एक्स डेट से पहले। तो ये एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा ये अर्निंग्स दे सकती है। ऑफ कोर्स आपको फर्दर एनालिसिस और रिसर्च के बाद ही डिसीजन लेना है। और 52 वीक्स की रेंज देखी जाए तो 38 से लेके 55 तक, ऑलमोस्ट 56 तक। सो इस वक्त अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि ये अपनी पीक के करीब पहुंच के वापस आ रहा है। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि इस तरह के डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जब अपना एक्स डेट के बाद डिविडेंड दे चुके होते हैं तो उसके बाद जब एक्स होते हैं तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल नज़र आता है। लेकिन इन जनरल बीइंग एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है विच इज दैट इज 12.9 बिलियन रुपीस, एंड दैट्स आल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड मार्केट कैपिटल। और सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर 2020 से 2021 तक तो 38.18% है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात की जाए क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर 22 की तो 9.62, तो दैट्स आल्सो गुड। क्योंकि पीछे हमने जो कंपनी देखी थी गुल अहमद उसका नेगेटिव था, लेकिन इसका ये क्वार्टर भी पॉजिटिव है। सो इट मीन्स कि इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो फॉर एनी रीज़न, अगर गुल अहमद की सेल्स इम्पैक्ट भी हुई हैं इस क्वार्टर में, तो इस कंपनी की सेल्स जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं हुई बल्कि ये पॉजिटिव ही रही हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका गुल अहमद से भी अच्छा है। गुल अहमद का 5.94 था जबकि इस कंपनी का 11.36 है, और 11.45 था आईएलपी का। तो इट मीन्स के इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट नियर टू आईएलपी है। सो दिस इज़ आल्सो अ वेरी गुड कंपनी from the Nishat Group and from the textile sector. अब जो अगली कंपनी की मैं बात करूँ वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में से है। तो आईटी के अंदर या टेलीकॉम के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर जो कंपनीज होती हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि ये कंपनीज, इन कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो वैल्यू स्टॉक्स नहीं बल्कि ग्रोथ स्टॉक्स कहलाते हैं। क्योंकि इनके जो प्राइस होती है वो आप जो नॉर्मल हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो और उस और जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ की जो परसेंटेजेस वगैरह होती हैं जिनकी बेस पे हम अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को देख रहे होते हैं, उस कैटेगरी के ऊपर ये फॉल नहीं कर रही होती। बल्कि इनके अंदर चूँकि कैपिटल गेन ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी जो प्राइसेस होती है वो अमूमन ज़्यादा होती हैं। यही वजह कि इसकी भी जो प्राइस है इस वक्त 411.38 है। लेकिन अगर 52 वीक्स की रेंज देखी जाए तो 356 से लेके 835, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दो प्राइसेस के बीच में। और करंटली जो प्राइस है वो 52 वीक्स रेंज के लो के तकरीबन करीब ही है। तो ये रिसेंटली इसने अच्छा खासा बोनस भी और डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और ये ऑन एंड ऑफ डिविडेंड और बोनस अनाउंस करती रहती है। तो उसकी बेसिस पे इसकी प्राइस में आप अप्स एंड डाउन्स देख सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कंपनीज फ्रॉम द आईटी या टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। और इसको ना सिर्फ ये कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं बल्कि बहुत से डे ट्रेडिंग वाले लोग भी या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो भी इसको कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूज वेरिएशन दैट यू सी इन इट्स 52 वीक्स रेंज। यानी कि इसके अंदर जो भी कंपनी है उसकी प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है वो ट्रेडर्स को भी अट्रैक्ट करती है। और इसको अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए 2021 की तो दैट इज़ 4.38 बिलियन PKR। सो बहुत अच्छा प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे इसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें से मिली वो ये है कि जो इसकी सेल्स हैं उसमें जो एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है वो 81% है।
यानी कि सिर्फ 19% इसकी जो सेल्स है वो डोमेस्टिक या लोकल मार्केट की हैं, लेकिन 81% जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इसकी जो सेल्स है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर्स जिसको आपने कंसिडर करना है कि अगर आईटी खास तौर पे या टेलीकॉम की या टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, इनकी एक्सपोर्ट से चूँकि टैक्स से भी इनको इस्तिस्ना होता है अप टिल 2025 जो पाकिस्तान के अंदर आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। तो इस इट मीन्स के इस तरह की कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छा अर्निंग कर रही हैं। और इसके जो कैपिटल की बात की जाए वो भी 113.6 बिलियन है, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। और सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर 2020 से 2021 में इसकी जो सेल्स हैं वो 58.42% बढ़ी हैं। और इसकी सेल्स का मतलब है मोस्टली अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और बल्कि सर्विसेज ही ज़्यादा बेच रहे होते हैं। मे बी इनकी कोई प्रोडक्ट्स भी हों, लेकिन मेनली जो पाकिस्तान की जो आईटी कंपनीज हैं वो सर्विसेज ही बेच रही होती हैं। और सेल्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर 2021 का 20.31। सो ऑल दीज इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव फॉर सिस्टम्स लिमिटेड। और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए अगर अप टू 2021 फोर्थ क्वार्टर तो वो 27.90% है। तो आपने देखा होगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है कंपेयर टू द कंपनीज फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर। और इसमें एक ऑब्वियस सी रीज़न ये होती है कि आईटी के अंदर अमूमन जो सेल्स होती हैं वो सर्विसेज की होती हैं, और उसमें इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंपैरेटिवली कम होता है। और दूसरी बात ये है कि टैक्स की जो एग्जाम्पशंस वगैरह होती हैं उसकी वजह से भी आईटी कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो आखिरी कंपनी आज के इस 5 बेहतरीन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयर्स में मैं लेके आया हूँ वो है एवेंसियन लिमिटेड, एवीएन। और ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में से है, और इसकी जो करंट प्राइस है 108.65 है। और ये जो प्राइस है इसकी जो करंट प्राइस है वो आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस एंड डिविडेंड है। और जब भी इस तरह की कंपनीज बोनस और डिविडेंड अनाउंस करती है तो उनकी प्राइस एकदम से ऊपर जाना शुरू होती है। और रिसेंटली मैंने देखा है कि अपर लाख्स कंजेकेटिव 2 दफ़ा इसको लगे हैं, और इसकी प्राइस 90 से बहुत जल्दी शूट करके 108 तक आ गई है। और 52 वीक्स की अगर रेंज की बात की जाए तो 76 से 145 तक। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इसकी जो प्राइस है इवन आफ्टर 2 कंजेकेटिव अपर लाख्स वो काफ़ी नीचे है फ्रॉम इट्स 52 वीक्स हाई। सो देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल कि ये प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है। और इसकी फर्दर अगर डिटेल्स देखी जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इन 2021 तो वो बनता है 1.6 बिलियन रुपीज़। जबकि हमने सिस्टम का देखा था वो था 4.38 बिलियन रुपीज़। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स, क्योंकि सिस्टम लिमिटेड और एवीएन ऑफ कोर्स दे आर नॉट एट द सेम लेवल। सिस्टम लिमिटेड के पास जो बिजनेसेस हैं, जो उनको जो जिन कंपनीज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, और सिस्टम लिमिटेड का जो ओवरऑल मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन है इंटरनेशनल मार्केट में भी वो बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल एवेंशन इज़ वन ऑफ द कंसिडरेबल कंपनीज कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें अगर तो आप अच्छा खासा कैपिटल गेन कर सकते हैं। और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 28.2 बिलियन है, विच इज़ आल्सो गुड। नॉट एज गुड एज सिस्टम्स लिमिटेड बट स्टिल इट्स वेरी गुड। और सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर 2020 से 2021 में तो 10.45%। और सेल्स ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात की जाए थर्ड क्वार्टर से लेकर फोर्थ क्वार्टर 2021 तो ये बनता है 189%। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा ये परसेंटेज है। तो इसको अगर आप इसकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखें तो आप फर्दर डिटेल में देख सकते हैं कि क्या स्पेसिफिक रीजंस हैं। मे बी इनको कोई बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले या इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जिसकी वजह से इनको इतनी बेहतर परसेंटेज मिली इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। तो जो सेल्स ग्रोथ अगर इतनी बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि सब्सीक्वेंट जो क्वार्टर्स होते हैं या सब्सीक्वेंट जो ईयर्स होते हैं उसमें इन रिज़ल्ट का जो भी इस तरह के सेल्स होती हैं उनका रिज़ल्ट आपको नज़र आता है। तो रिज़ल्ट आने का मतलब ये है कि फिर उस वक्त बेहतर तौर पे ये कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, और ये अच्छा डिविडेंड और अच्छा बोनस भी अनाउंस करती है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो 16.21%। ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट मच कंपेयर टू सिस्टम लिमिटेड जहाँ पे आपको 27.90% नेट प्रॉफिट मार्जिन बन रहा था। तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 16.21 है, बट स्टिल 16% नेट प्रॉफिट मार्जिन इज कंसिडर्ड एज अ गुड प्रॉफिट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ शेयर्स का जिक्र किया। तो याद रखिए कि जो 5 कंपनीज मैंने सेलेक्ट की हैं इसका ये मतलब नहीं कि इन सेक्टर्स के अंदर कुछ बाकी अच्छी कंपनीज नहीं हैं। मेरे जहन में इस वक्त भी बहुत सी और अच्छी कंपनीज का नाम आ रहा है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने सिर्फ इन्हीं कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप नेटसोर्स को भी देख लीजिएगा, उसकी भी एनालिसिस ज़रूरी है। और टीआरजी भी एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है
कि जो ऐसी कंपनी जिसके अंदर जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, या जिसके अंदर जो फ्री फ्लोट है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उनको कंसिडर ना किया जाए। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर हमें महसूस हो कि उसमें सट्टा चल रहा है, या उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस के अंदर कवर ना करूँ। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें और भी बहुत सी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ शॉर्टर वीडियो, ऑफ कोर्स इतना कुछ करने के बाद भी ये वीडियो शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मैं इससे ज़्यादा कंपनीज़ को इसमें कंसिडर करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहीं पे आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जब आप मैं अपलोड करूँ तो उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।